जो मैंने आपको क्वेश्चन दिया था उस क्वेश्चन में ये था कि देयर वाज अ स्क्वायर ऑफ साइड ए एंड फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्क्वायर at a height of a by 2, now this height is a by 2, there is a charge which is kept q. This was the situation. और ऊपर से हमने इसको ढक दिया है using a cloth, कपड़े से ढक दिया था हमने इसको, तो हमें फ्लक्स निकाल, वो कपड़े का कोई ऐसा शेप नहीं था, इट वाज अ रेगुलर शेप क्लॉथ, इट्स नॉट कि स्फीयर है, स्फीयर वैसे भी आएगा नहीं इसके ऊपर, ठीक है, तो ऐसे करके ढक दिया, उससे फ्लक्स निकालना था, ये था। अब उस क्लॉथ से निकालना जो है, अब पहले तो अगर हम पूरे इस क्लोज सरफेस के लिए फ्लक्स लगा लें कि भाई गॉस लॉ लगा लें, फ्लक्स इज इक्वल टू 1/ε0 टाइम्स चार्ज एनक्लोज्ड इज क्यू, क्यू तो इस पूरे के अंदर है। ये जो फ्लक्स है, इस फ्लक्स का कुछ पोर्शन क्लॉथ के थ्रू जा रहा है और कुछ पोर्शन नीचे जो स्क्वायर है उसके थ्रू भी जा रहा है। फ्लक्स क्या होता है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस क्रॉसिंग दैट एरिया। तो इसको आप पता कैसे लिख सकते हो? इसको आप लिख सकते हो फ्लक्स थ्रू क्लॉथ प्लस फ्लक्स थ्रू ये जो स्क्वायर है, दैट इज योर Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और हमें इस क्लॉथ से फ्लक्स निकालना है, तो इस फ्लक्स थ्रू स्क्वायर को उधर ले जाओ, फ्लक्स इज अ स्केलर क्वांटिटी, माइनस फ्लक्स थ्रू स्क्वायर। तो क्लॉथ के थ्रू फ्लक्स निकालना वैसे तो इंटीग्रेशन के थ्रू भी निकाला जा सकता है, बट इंटीग्रेशन से टफ है। हम यहां से कॉमन सेंस लगा सकते हैं कि स्क्वायर के थ्रू फ्लक्स निकालना आसान है, वो निकाल लें हम पहले, ठीक है। स्क्वायर के थ्रू फ्लक्स निकालना क्यों आसान है? क्योंकि अगर हम यहां पे थोड़ी कॉमन सेंस लगाएं तो यहां सेंटर से जैसे a/2 डिस्टेंस पे चार्ज क्यू है, अगर मैं इस स्क्वायर के यहां से ऊपर a डिस्टेंस ऐसे करके मैं ऊपर की तरफ खींच दूं और ऐसे कवर अप कर दूं, तो बेसिकली एक क्यूब बन जाएगा और आप पाओगे कि उस क्यूब के एकदम सेंटर पे वो चार्ज है, क्योंकि वो a/2 की हाइट पे था तो वो क्यूब के सेंटर पे आ गया। जब क्यूब के सेंटर पे चार्ज है तो हम ये बता सकते हैं कि इस पूरे क्यूब से फ्लक्स कितना है, वो कितना है, Q बाई एप्सिलॉन नॉट। लेकिन अगर मैं पूछूं सिर्फ इससे, ये जो स्क्वायर था, ओरिजिनल स्क्वायर था, सिर्फ इससे कितना है, यस, तो आप बोलोगे Q/6, क्योंकि हमने पढ़ा था ना कि सच्चे के फेसिस में इक्वल जाएगा, तो Q/6 एप्सिलॉन नॉट। तो ये हम यहां पे डाल सकते हैं, इस कॉमन सेंस से हम ये कह सकते हैं कि ये हमारे पास है Q/6 एप्सिलॉन नॉट। दैट्स इट, क्वेश्चन इज ओवर। इसको सॉल्व कर लो, ये आ जाएगा 5Q अपॉन 6 एप्सिलॉन नॉट। दिस इज द फ्लक्स that is crossing through that cloth. In fact, the flux through that cloth and flux through the 5 faces, नीचे वाले को छोड़ करके बाकी जो 5 बच गए हैं वो बराबर होगा। Of course होना भी चाहिए, समझे बात को? तो इस तरीके से भी क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। इस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड क्वेश्चन आया हुआ है नीट में, ठीक है, बिल्कुल। जो ये यहाँ पे जो ये कॉन्सेप्ट यूज, मतलब क्या कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है कि हम एग्जैक्ट फ्लक्स नहीं निकाल रहे बल्कि हम सब्ट्रैक्ट करके निकाल रहे हैं, ठीक है, इस तरीके से आता है। चलिए अब एक क्वेश्चन और कर लेते हैं जरा। द इलेक्ट्रिक फील्ड इन अ रीजन इज गिवन बाय वेक्टर E इज इक्वल टू अल्फा x I कैप। इलेक्ट्रिक फील्ड इन अ रीजन इज गिवन बाय वेक्टर E इज इक्वल टू अल्फा x I कैप, वेयर अल्फा इज अ कांस्टेंट, where alpha is a constant. Find number first part, dimensional formula and units of alpha. Find number first part, dimensional formula and units of alpha. Number second part, total flux passing through a cube bounded by the surface. Total flux passing through a cube bounded by the surface. Bounded by the surface. X is equal to L, comma x is equal to 12.
कॉमा y इज इक्वल टू 0 कॉमा y इज इक्वल टू l कॉमा z इज इक्वल टू 0 कॉमा z इज इक्वल टू l, इस तरीके की लैंग्वेज है। टोटल फ्लक्स पासिंग थ्रू अ क्यूब बाउंडेड बाय दीज 6 सरफेसेस, 6 सरफेसेस होते हैं, फेसेस होते हैं क्यूब के, तो उनकी इक्वेशन ये दी हुई है। ठीक है। थर्ड पार्ट, द चार्ज कंटेन्ड इनसाइड द अबव क्यूब। ये जो क्यूब है, इस क्यूब के अंदर कितना चार्ज होगा, हाउ मच चार्ज विल बी कंटेन्ड इनसाइड इट। ठीक है। तो देखो फर्स्ट पार्ट तो यूनिट्स एंड डायमेंशन का है। इलेक्ट्रिक फील्ड जो दे रखी है, अल्फा इज अ कांस्टेंट, एक्स इज डेफिनेटली इट इज द डिस्टेंस, आई कैप इज द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स एक्सिस के अलोंग होगी। ठीक है। डायमेंशनल एनालिसिस के हिसाब से हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायमेंशनल फॉर्मूला और अल्फा एक्स का डायमेंशनल फॉर्मूला बराबर होना चाहिए। सही बात है। ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, फोर्स अपॉन चार्ज। ठीक है। फोर्स का होता है mlt-2 और चार्ज का क्या होता है, चार्ज का होता है करंट इंटू टाइम। करंट का हम ले लेते हैं a इंटू टी। अल्फा का अपने को निकालना है और x इज द लेंथ, उसको ले लीजिए आप l। पहले भी किया हमने, इनफैक्ट ये पार्ट तो वैसे से ही नहीं हो गया, l से l कैंसिल ही हो गया, तो ये a ऊपर t ऊपर, तो आ जाएगा mt-3a-1। तो ये तो एग्जैक्टली आई थिंक सेम आंसर आ गया। लेकिन वो पहले जो किया है उसमें और इसमें थोड़ा सा फर्क है। अगर आप पिछले क्वेश्चन को देखोगे उस समय यहाँ पे आई थिंक जे कैप था, दैट वाज द डिफरेंस है ना। और उसमें हम एक क्यूब से फ्लक्स नहीं निकाल रहे थे, उसमें हम फेसेस से फ्लक्स निकाल रहे थे। ठीक है। यहाँ पे क्लोज सरफेस से फ्लक्स निकाल रहे हैं, तो यहाँ पे गॉस लॉ भी यूज होगा। ठीक है। क्लोज सरफेस जहां होते हैं वहां गॉस लॉ यूज होता है। तो सबसे पहले तो हमें इस क्यूब के बारे में जांचना होगा कि भाई ये क्यूब दिखेगा कैसा। तो ऐसा है, अगर हम यहां से अपना एक्स वाई जेड एक्सिस बनाए, कोऑर्डिनेट एक्सिस बनाए, तो जो x इज इक्वल टू एल है, ये पता है क्या है, आप ओरिजिन से l डिस्टेंस आगे चले जाओ और यहां पर एक ऐसे करके एक बनाओ, ऐसे करके एक फेस बना दो। मतलब जो ये वाला प्लेन है ना आपका, ये वाला प्लेन क्या है, बाई जेड प्लेन, इसके पैरेलल और कितनी दूरी पे, l दूरी पे। ठीक है। ये दूरी कितनी है, यहां से लेकर यहां तक की दूरी कितनी है, l। तो वो जो प्लेन होगा, उस प्लेन के ऊपर कोई भी पॉइंट अगर हम लेंगे तो उसका x कोऑर्डिनेट क्या होगा, उसका x कोऑर्डिनेट l होगा ना, तभी x इज इक्वल टू l लिखा है। इसी तरीके से x इज इक्वल टू l का मतलब क्या हो गया, ये लेंथ l अगर l है, यहां से l और आगे जाओ और वहां पर एक और ऐसा प्लेन बना दीजिए, तो ये आपके पास हो जाएगा x इज इक्वल टू 12। क्योंकि इसके ऊपर आप कोई भी पॉइंट लोगे वो y z इस वाले प्लेन से 12 की दूरी पे होगा। कितनी दूरी पे होगा, 12 की दूरी पे होगा। तो इस प्लेन के ऊपर कोई भी पॉइंट लेंगे, उसका x कोऑर्डिनेट हमेशा क्या होगा, 12 होगा। तो कह सकते हैं x इज इक्वल टू 12 कह सकते हैं। अच्छा, y इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0 मतलब वो वाला प्लेन जिसमें हमेशा y कोऑर्डिनेट 0 रहे। तो वो y कोऑर्डिनेट 0, ये जो बेस, ये जो है ना, ये वाला, ये होगा वो बॉटम जो है, क्योंकि ये बॉटम जो है वो एक्स जेड प्लेन पे लाई कर रहा है, y कोऑर्डिनेट तो बड़ा ही नहीं, 0 है। ठीक है। अच्छा, y इज इक्वल टू l, y इज इक्वल टू पता क्या, ये टॉप वाला, ये बॉटम वाला है, ये है हमारे पास y इज इक्वल टू 0, ये टॉप वाला हो जाएगा y इज इक्वल टू l, क्योंकि ये l डिस्टेंस ऊपर है। जो भी मैंने लाइनें खींची है वर्टिकल, ये इन लाइनों की लेंथ भी l है। अब बात यही, z इज इक्वल टू 0, z इज इक्वल टू 0 ये पीछे वाला है, ये पीछे वाला, साइड वाला नहीं, पीछे वाला, ये पीछे वाला, ये वाला पीछे वाला, क्योंकि वो कौन से प्लेन पे है, एक्स वाई प्लेन में है, उसमें z कोऑर्डिनेट हमेशा क्या होगा, ऑलवेज 0। और z इज इक्वल टू l, ये फ्रंट वाला, ये l डिस्टेंस आगे बन गया ना क्यूब। इस तरीके से क्यूब के 6 फेसेस की इक्वेशंस भी दी जा सकती है आपको। एचसीवी जब सॉल्व करोगे, आई थिंक वहां पे भी दूसरा तीसरा क्वेश्चन बिल्कुल सिमिलर टाइप है। ठीक है। तो ध्यान से करना, वो आपकी प्रैक्टिस के लिए हो जाएगा। थोड़ा सा फर्क है दोनों में। ठीक है। तो क्या फर्क है वो आप देख लेना। अब हम आते हैं क्वेश्चन पे।
ठीक है, कि टोटल फ्लक्स पासिंग थ्रू द क्यूब। अच्छा, टोटल फ्लक्स पासिंग थ्रू द क्यूब जब हम करेंगे तो भाई फ्लक्स की डायरेक्शन क्या है माय डियर? इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, फ्लक्स की डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है यहां से ऐसे करके, ऐसे आ रही है इलेक्ट्रिक फील्ड, बाहर निकल रही है, यहां से आई और यहां से बाहर निकल रही, यहां से आई और यहां से बाहर निकल रही, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज गोइंग लाइक दिस। ओके, इफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज गोइंग लाइक दिस, ठीक है, ऐसे करके इलेक्ट्रिक फील्ड चली हुई है, तो हम ये देख सकते हैं जो टॉप सरफेस है, ये जो टॉप सरफेस है, इस टॉप सरफेस के साथ कितना एंगल बना रही है इलेक्ट्रिक फील्ड? दैट इज हाउ मच, कैन यू टेल मी? जैसे ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहां पे टॉप सरफेस का एरिया वेक्टर इस तरफ, तो कितना एंगल बना रही है? 90। तो फ्लक्स कितना होगा? 0। ठीक है। अच्छा, ये जो फ्रंट सरफेस है, इस फ्रंट सरफेस का एरिया वेक्टर बाहर की तरफ होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रही है, यहां से बाहर की तरफ आ रहा है, वो एंगल कितना है? 90। इलेक्ट्रिक फ्लक्स 0। जो बॉटम है उसका एरिया वेक्टर नीचे की तरफ होगा, नीचे की तरफ होगा, ठीक है, यहां से ऐसे कह सकते हैं, नीचे की तरफ होगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड आगे की तरफ होगी, वहां पे भी 90 डिग्री, तो वहां पे भी फ्लक्स 0। बैक वाले का भी अंदर की तरफ होगा, वहां पे भी 90 डिग्री। मतलब ये जो चार सरफेसिस हैं, टॉप बॉटम फ्रंट बैक, चारों से इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना हो जाएगा? 0। तो जैसे हम ये यूज करते हैं ना भाई, इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू 1/ε0 टाइम्स चार्ज एनक्लोज्ड। मैं सेकंड और थर्ड पार्ट इकट्ठी कर रहा हूं, ठीक है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स सेकंड पार्ट में निकालने को बोल रहा है, थर्ड पार्ट में क्या पूछा कि चार्ज एनक्लोज्ड कितना, वो निकालने को बोल रहा है। तो जो ये टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, इसमें चार फेसिस से तो 0 हो गया, बचा किससे? बचा सिर्फ ये इस वाले फेस से, यहां पे पक्का होगा क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड आगे की तरफ है, एरिया वेक्टर भी आगे की तरफ है, एंगल कितना है? 0, तो cos 0 इज 1, पॉजिटिव होगा, ठीक है। जो बैक वाला सरफेस है उसका एरिया वेक्टर पीछे है, इलेक्ट्रिक फील्ड आगे है, वहां पे एंगल कितना है? 180, तो cos 180 होगा -1। तो हमारे पास, अब मैं एक एक करके निकालता हूं, पहले पीछे वाले का निकालते हैं। वहां पे आ जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया इनटू cos ऑफ 180 प्लस, फिर अगले वाले का निकालते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया इनटू cos ऑफ 0। तो लेफ्ट हैंड साइड में जो भी आने वाला है वो सेकंड पार्ट का आंसर होगा, राइट हैंड साइड से जब हम चार्ज एनक्लोज्ड निकालेंगे तो थर्ड पार्ट का आंसर हो जाएगा। तो एक साथ दोनों पार्ट्स सॉल्व हो जाएंगे, चार्ज एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन, ठीक है। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड ई जो है, अब ध्यान देने वाली बात है, इलेक्ट्रिक फील्ड यहां चाहिए अपने को, यहां इलेक्ट्रिक फील्ड वेरिएबल, इलेक्ट्रिक फील्ड पीछे वाले सरफेस पे अलग होगी, अगले वाले सरफेस पे अलग होगी, तो आप यहां पे E1 E2 भी कह सकते हो, अलग इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। इसलिए पीछे वाले सरफेस पे कितनी होगी? आप x की वैल्यू L डाल दो, x की वैल्यू L डाल दो, उतनी होगी, तो ये आ जाएगा अल्फा इंटू L एरिया। ये इसका एरिया कितना है भाई? ये तो स्क्वायर है, स्क्वायर का एरिया कितना होता है? साइड स्क्वायर, cos ऑफ 180 इज -1। इलेक्ट्रिक फील्ड E2, अब यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी? ये कितनी दूरी पे है? 2L, तो अल्फा के साथ जो x है उसमें 2L डाल दीजिए, तो इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा अल्फा इंटू 2L, एरिया तो उतना ही रहेगा, L स्क्वायर cos 0 होता है 1, दिस इज इक्वल टू चार्ज एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। बोलो भी, ये लॉजिक समझ में आ रहा है आप लोगों को? मतलब क्वेश्चन इजी है, बस ये एनालाइज करना पड़ेगा कि ये क्यूब कैसे बना, फिर एक एक सरफेस, छह सरफेस से, एक एक सरफेस से निकालना आना चाहिए। तो अब देखो लेफ्ट हैंड साइड में माइनस अल्फा एल क्यूब प्लस 2 अल्फा एल क्यूब इज इक्वल टू चार्ज एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट, सो इट इज अल्फा एल क्यूब इज द टोटल फ्लक्स, सो चार्ज एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ये अल्फा एल क्यूब इट इज द आंसर टू द सेकंड पार्ट। और थर्ड पार्ट के लिए एप्सिलॉन नॉट यहां मल्टीप्लाई कर दो, तो अल्फा एप्सिलॉन नॉट एल क्यूब इज द चार्ज व्हिच इज एनक्लोज्ड इनसाइड दिस cubical surface। Is it clear? इस तरीके से क्वेश्चंस बन जाते हैं, ठीक है। तो अब हम चलते हैं एप्लीकेशंस के ऊपर, ठीक है। गॉस लॉ का बेसिक खत्म हो गया, ठीक है।
So right on, next topic is applications of Gauss law. Applications of Gauss law. मतलब गॉस लॉ हम पढ़ रहे हैं, क्यों पढ़ रहे हैं? फ्लक्स निकाल रहे हैं, क्यों निकाल रहे हैं? ठीक है, देखो गॉस लॉ की सबसे बड़ी एप्लीकेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना। किस अभी हम पहले भी निकालते थे इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, लेकिन पॉइंट चार्ज की वजह से तो चलो निकल जाती है, लेकिन जहां पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता था, जैसे हमने रॉड के बारे में बात की, तो हमें इंटीग्रेशन वगैरह करना पड़ता था। ठीक है, तो वो इंटीग्रेशन काफी टिपिकल होता था। यहां पर भी एक इंटीग्रेशन होता है, लेकिन वो थोड़ा इजी होता है। ठीक है, तो लिखिए गॉस लॉ इज यूज्ड टू फाइंड आउट, Gauss law is used to find out electric field due to charge distributions, electric fields due to charge distributions. Hence we can also find out the potential variation. Potential variation भी हम find out करते हैं. We can also find out the potential variation. तो लिखिए फर्स्ट आर्टिकल लिखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन. Electric field due to a line charge distribution. तो लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल ऑल्सो ना, पोटेंशियल मैं इकट्ठे, क्योंकि बोर्ड लेवल पे क्या होता है पोटेंशियल के बारे में साइलेंट होते हैं, बट मैं इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल वेरिएशन दोनों कराऊंगा आपको इकट्ठे. ठीक है, लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है कि भाई हमारे पास एक इनफाइनाइटली लॉन्ग लाइन है, उस लाइन के ऊपर या एक कंडक्टर है, उसके ऊपर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है और इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड हमने निकाली है. देयर इज नो डाउट इन दैट. ठीक है ना, के लैम्डा 2k लैम्डा अपॉन r. ठीक है, लेकिन अब हम यहाँ पे एक दूसरे तरीके से निकालेंगे और मैं यहाँ पे थोड़ा सा डेरिवेशंस के पॉइंट्स भी बताऊंगा, क्योंकि उस वहां से जो स्टेप्स है उस पर बेस्ड क्वेश्चंस भी आते हैं यहाँ पे. ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, मान लो हमारे को एट ए डिस्टेंस ऑफ r यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, तो हम एक गॉसियन सरफेस बनाते हैं. ठीक है, गॉसियन सरफेस क्यों बनाते हैं? क्योंकि देखो ऐसा है, गॉस लॉ लगाना है. गॉस लॉ इज एप्लीकेबल फॉर क्लोज सरफेसेस. ऐसे तो नहीं आप गॉस लॉ लगा सकते. अभी क्लोज सरफेसेस तो यहाँ पे तो है नहीं कुछ भी, तो हमें खुद इमेजिन करके बनाना पड़ेगा. उस क्लोज सरफेस को गॉसियन सरफेस कहते हैं. और वो गॉसियन सरफेस कैसे बनाया जाता है? It is always symmetrical to the charge distribution and it should pass through that point where the electric field has to be calculated. वहां से जाना चाहिए. तो जैसे लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है और ये पॉइंट पी पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, तो गॉसियन सरफेस एक सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस सबसे ज्यादा कॉमन यहाँ पे हो जाएगा, क्योंकि एक जो वायर होती है ना, पतली सी वायर. ठीक है, दैट इज जैसे ये वायर है, ये वायर है, बट दिस वायर अगर हम इसको ध्यान से देखें तो ये एक सिलेंडर भी तो है, हालांकि बहुत ही पतला रेडियस का है, लेकिन है तो है ना. तो इसीलिए ये सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस बनाया जाता है. ठीक है, सिमेट्रिकल होना चाहिए. अगर ये डिस्टेंस r है तो ये डिस्टेंस भी r होगा. अब यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होगी? ऊपर की तरफ होगी और नीचे की तरफ भी होगी, चारों तरफ होगी इलेक्ट्रिक फील्ड. और यहां पर हम एक छोटा सा एरिया लेते हैं ds, और इलेक्ट्रिक फील्ड भी वहीं पर ही होती है E. अब हम इस पूरे के लिए गॉस लॉ लगाते हैं, क्लोज्ड इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट ds इज इक्वल टू, अब मैंने आपको बताया था क्लोज इंटीग्रेशन हम यूज करते हैं, क्लोज सरफेसेस के लिए यूज करते हैं. ठीक है, दैट इज इक्वल टू 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स चार्ज एंड क्लोज्ड. अब ये जो क्लोज सरफेस है दोनों एंड से भी बंद है और कर्व सरफेस भी, ये गॉसियन सरफेस है. ठीक है, तो इसकी जो इंटीग्रेशन है वो हम कैसे करते हैं? कर्व सरफेस के लिए अलग और एंड्स के लिए अलग. तो फिर हम इसको दो इंटीग्रेशंस में तोड़ते हैं. इंटीग्रेशन E डॉट ds फॉर CS मतलब कर्व सरफेसेस, प्लस इंटीग्रेशन फॉर सर्कुलर
सर्कुलर है ना, उसमें भी ई डॉट ds। तो ये स्टेप्स थोड़े इंपॉर्टेंट हैं, मतलब इसमें आ जाते हैं, क्वेश्चंस बन सकते हैं, ठीक है। 1/ε0 टाइम्स चार्ज एनक्लोज, इसके अंदर चार्ज होगा कितना, जितना इस एंड से लेकर इस एंड तक ये जो वायर है, यही इसके अंदर चार्ज इसने रखा हुआ है। वायर पे चार्ज पर यूनिट लेंथ लैम्डा है, और जो हमने गॉसियन सरफेस लिया है, सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस, उसका लेंथ l है, एंड डेफिनेटली उसका रेडियस तो r ही होगा। ये समझ में आ रही बात? तो चार्ज एनक्लोज हो जाएगा लैम्डा इंटू लेंथ l, लैम्डा इंटू l। जो ये सर्कुलर एंड्स हैं, इनकी एरिया वेक्टर्स बाहर की तरफ है, ऐसे और ऐसे, और इनके एरिया वेक्टर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल 90 डिग्री का है, तो इसीलिए फ्लक्स कितना होगा, 0। तो ये हो जाएगा 0। और जो आपका कर्व सरफेस एरिया है, वहां पर फ्लक्स 0 नहीं होगा, वहां पे एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में एंगल कितना है, 0। तो cos 0 कितना होता है, 1। तो अपने पास क्या आ जाएगा, E डॉट ds आ जाएगा, E इंटू ds इंटू cos 0 इज 1। इंटीग्रेशन ऑफ दिस कर्व सरफेस के ऊपर करेंगे, दैट इज इक्वल टू लैम्डा इंटू l अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड है वो हर जगह पे यहाँ पे कांस्टेंट होगा, क्योंकि सेम डिस्टेंस पे है। तो मैग्नीट्यूड कैन बी टेकन आउट, इंटीग्रेशन ऑफ ds इज इक्वल टू लैम्डा l अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये ds कौन सा एरिया था, ये वाला एरिया, कर्व सरफेस एरिया के ऊपर। तो ये पूरा कर्व सरफेस एरिया हमें सिलेंडर का पता होना चाहिए, जो कि हम 9th 10th में पढ़ते हैं, कितना होता है, 2 पाई आर एल, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। तो वो जो 2 पाई आर एल है, दैट विल बी द इंटीग्रेशन ऑफ दिस ds। तो यहाँ पे आ जाएगा लेफ्ट हैंड साइड में आपके पास E इंटू 2 पाई आर एल इज इक्वल टू लैम्डा l अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो l से l हो जाएगा जी कैंसिल आउट, और अल्टीमेटली जो आपको चाहिए था इलेक्ट्रिक फील्ड, दैट इज लैम्डा अपॉन 2 पाई आर एप्सिलॉन नॉट, या फिर लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट r, या फिर 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करो, 2 लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r। 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या होता है, k, सो यू कैन राइट इट एज 2k लैम्डा बाई r। आई बात समझ में, 2k लैम्डा बाई r। ये फॉर्मूला याद है ना आपको, ये पहले भी हमने किया इनफिनिट वायर की वजह से, लेकिन वहां पे डिफरेंट थिंकिंग थी, यहां पे थोड़ी डिफरेंट थिंकिंग है, हालांकि आंसर तो सेम ही आना था। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल, सो वी कैन से दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस r, क्योंकि 2k लैम्डा तो कांस्टेंट है। तो एक ग्राफ यहां पे पूछा गया है, इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस डिस्टेंस r, ग्राफ ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड का वेरिएशन, द डिस्टेंस r इज फ्रॉम द दिस वायर से, है ना। तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होने की वजह से द ग्राफ गोस लाइक दिस। सो इलेक्ट्रिक फील्ड इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन r, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r। यहां तक स्कूल में किया जाता है, एनसीईआरटी में यहां तक है। इसके आगे क्या है, इसके आगे है पोटेंशियल का वेरिएशन। ठीक है ना, कि पोटेंशियल कैसे वेरी करेगा इस इलेक्ट्रिक फील्ड में, ठीक है। तो वो बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, उसको अगर हमने निकालना हो तो हमें पता है इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू माइनस dv बाई dr। तो यहां से आप करिए dv इज इक्वल टू माइनस e इंटू dr, ऐसे करके हो जाएगा, ठीक है। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, या e की वैल्यू पहले डाल दो, e की वैल्यू ये डाल दो, 2k लैम्डा बाई r dr। नाउ इंटीग्रेट बोथ साइड्स, so integration of dv is equal to minus 2k lambda बाहर, integration of dr by r अंदर, minus 2k lambda, lambda हमने कांस्टेंट लिया हुआ यहाँ पे, इस तरीके से आ जाएगा। कभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड आपने निकाल ली हो, अब वहां से पोटेंशियल निकालना है, इंटीग्रेट करके आएगा। कभी भी पोटेंशियल आपके पास है, वहां से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, डिफरेंशिएट करके आएगा। इन दोनों का रिलेशन ही है, समझ रहे हो बात को, ठीक है। तो इस चैप्टर में अभी क्या है, अभी पिछले चैप्टर में पोटेंशियल गिवन होता था, बार बार हम डिफरेंशिएट करके इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते थे। अब गॉस लॉ में हर बार हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे पहले, फिर बार बार इंटीग्रेट करके आपको पोटेंशियल निकाल के बताएंगे।
समझ रहे हो बात को? ठीक है, तो वो चीज तो, और सिंपल इंटीग्रेशंस रहेंगे, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। गॉस लॉ की वजह से इंटीग्रेशन बहुत सिंपल हो जाती है, अदरवाइज अगर इसी फॉर्मूले को हमने विदाउट गॉस लॉ लगा निकालना हो तब इंटीग्रेशन टफ है। तो गॉस लॉ सिंपलीफाई कर देता है चीजों को। चलो अब देखो डीवी, अब सवाल उठता है कि हम कहां से कहां इंटीग्रेट कर रहे हैं। मान लीजिए हम किसी एक पॉइंट है, यहाँ पे पॉइंट ए है जो कि r1 डिस्टेंस की दूरी पे है, और यहाँ पे कोई पॉइंट बी है जो कि r2 डिस्टेंस की दूरी पे है। ए से बी हम कर रहे हैं, तो ए से बी अगर हम कर रहे हैं तो हम r1 सॉरी यहाँ पे पोटेंशियल एट ए माइनस पोटेंशियल एट बी ऐसे जाएंगे हम, और r की वैल्यू r1 से r2 जाएगी। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई ए और बी जो है इनमें पोटेंशियल हाई किस में, तो हमें पता है इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल ऑलवेज डिक्रीजेस, ये दिमाग में रखना चाहिए। ठीक है, तो पोटेंशियल एट पॉइंट ए इज ग्रेटर देन पोटेंशियल एट पॉइंट बी। ठीक है, क्योंकि अब देखो यहाँ पे डीवी का इंटीग्रेशन क्या आएगा, बी, और नीचे बी ए और बी बी ऊपर आएगा। डी आर बाई आर का इंटीग्रेशन क्या होता है, ये होता है log ऑफ r, और यहां पे लिमिट आएगी r1 से r2। अब जब मैं इसको लिमिट पुट करूंगा तो ये vb माइनस va आएगा। vb माइनस va नेगेटिव होगा क्योंकि vb इज अ स्मॉलर पोटेंशियल। ठीक है, और यहां पे आ जाएगा -2k लैम्डा इंटू लॉग ऑफ r2 माइनस लॉग ऑफ r1। अब जो ये नेगेटिव साइन राइट हैंड साइड में है, इसको मैं लेफ्ट हैंड साइड अगर ले आऊं तो ये बन जाएगा मेरा VA माइनस VB, जो कि चाहिए पोटेंशियल डिफरेंस, क्योंकि हायर माइनस लोअर। ठीक है, बाकी राइट हैंड साइड में 2k लैम्डा एज इट इज रहने दो। लॉग ऑफ A माइनस लॉग ऑफ B क्या होता है, लॉग ऑफ A बाई B होता है, तो ये आपके पास आ जाएगा लॉग ऑफ R2 अपॉन R1। सो VA माइनस VB इज दिस, VA माइनस VB इज 2k लैम्डा log of R2 upon R1। बोलिए भाई, इज इट क्लियर? ये पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला होता है। तो हर आर्टिकल में जो भी हम बोर्ड लेवल पे करते हैं हम उसमें एक्स्ट्रा करेंगे पोटेंशियल का एनालिसिस। बोर्ड लेवल पे जो करते हैं वो तो वो रहता ही रहता है, पोटेंशियल का एनालिसिस थोड़ा सा एक्स्ट्रा रहेगा हमारा। ठीक है, तो सबसे पहला आर्टिकल हमारा ये हो गया। टाइटल नेक्स्ट लिखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड spherical shell, uniformly charged spherical shell oblique spherical conductor, due to uniformly charged spherical shell oblique spherical conductor। देखो स्फेरिकल शेल वो होती है जो अंदर से खाली हो। हाँ, कंडक्टर जो है वो अंदर से सॉलिड हो सकता है। ठीक है, मान लो हमारे पास ये है, अंदर से खाली है एकदम। ठीक है, खाली है तो चार्ज कहां होगा, चार्ज सिर्फ सरफेस पे होगा। अब इस समय जब चार्ज सरफेस पे है तो चाहे ये कंडक्टिंग हो चाहे नॉन कंडक्टिंग हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है हमारे इस एनालिसिस में जो हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने जा रहे हैं। ठीक है, लेकिन अगर अंदर से सॉलिड हो और कंडक्टर हो तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता, तब भी यही जो मैं आपको बताने जा रहा हूं यही केस है। लेकिन एक केस और होता है जो इसके अगले वाला केस होगा कि अंदर से नॉन कंडक्टर हो और अंदर से सॉलिड हो। जैसे कि न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस इज अ स्फीयर, इट इज अ नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, न्यूक्लियस ऑफ एन एटम है ना, इट इज अ नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। उसके अंदर भी चार्ज होता है, सरफेस पे भी होता है, हर जगह पे चार्ज होता है। तो वो भी एक पर्टिकुलर केस है जो कि इससे अगले वाला होगा। फिलहाल मान लो इसके ऊपर चार्ज क्यू है, इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है, इसका सेंटर ये है, रेडियस आर है।
तो सिग्मा तो हम लिख सकते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी इज चार्ज पर यूनिट एरिया। तो सिग्मा क्या हो जाएगा, सिग्मा हो जाएगा चार्ज, और स्फीयर का सरफेस एरिया कितना होता है 4 पाई आर स्क्वायर, ये होता है स्फीयर का सरफेस एरिया, ये सिग्मा होगा सरफेस चार्ज डेंसिटी। ठीक है, अब हमें इलेक्ट्रिक फील्ड का वेरिएशन निकालना है। इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर कैसे कितनी है, बाहर क्या है, सरफेस के ऊपर क्या है और सरफेस के अंदर क्या है, हमें वो देखना है। तो फिर से अब हम अपना दिमाग लगाएंगे, भाई गॉसियन सरफेस के बारे में सोचेंगे। तो गॉसियन सरफेस हम किस तरीके से देखते हैं, जो आपके पास चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है उसकी सिमेट्रिक। तो यहां तो स्फेरिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, तो गॉसियन सरफेस पे एक स्फीयर बनाया जा सकता है, तो बना लेना चाहिए। तो यहां पर जो है एक पॉइंट पी लिया और वहां से आप ऐसे करके एक गॉसियन सरफेस को कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। गॉसियन सरफेस इज एन इमेजिनरी सरफेस, ठीक है। और यहां पर आपने इस तरफ को एक छोटा सा एरिया उसके ऊपर लिया ds वेक्टर, और इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर भी उसी तरफ को, दोनों के बीच में एंगल कितना हो गया 0। इलेक्ट्रिक फील्ड उस तरफ को क्यों, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड अवे जाती है। अब मैं इस गॉसियन सरफेस पे गॉस लॉ लगाऊंगा। गॉस लॉ इज अप्लाइड ऑन द गॉसियन सरफेस, ठीक है ना। मैं इस स्फेरिकल सरफेस पे नहीं लगा रहा हूं, ठीक है, गॉसियन सरफेस पे लगा रहा हूं। फिर उस गॉसियन सरफेस को हम छोटा करके स्फेरिकल सरफेस के ऊपर कोइंसाइड भी कर सकते हैं, उसको स्फेरिकल सरफेस के अंदर भी ले जा सकते हैं, वो सब करेंगे हम। तो भी गॉस लॉ क्या कहता है, क्लोज्ड इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट ds इज इक्वल टू 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स चार्ज एनक्लोज्ड। चार्ज एनक्लोज्ड इस गॉसियन सरफेस के अंदर तो कैपिटल Q है, तो कैपिटल Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट E डॉट ds। तो इस छोटे से के लिए अगर हम देखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड और ds के बीच में एंगल 0, तो E डॉट ds विल बी E इंटू ds इंटू कॉस ऑफ 0, कॉस ऑफ 0 इज 1। E इस पूरे सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, डायरेक्शन अलग होगी क्योंकि हर जगह पे अलग अलग डायरेक्शन में जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड, बट मैग्नीट्यूड सेम रहेगा। तो इसीलिए ये मैग्नीट्यूड है, तो ये बाहर ले आओ। क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ ds इज इक्वल टू चार्ज q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ds इज द स्मॉल एरिया ऑन दिस, और ये जो गॉसियन सरफेस है इसका रेडियस भी कुछ ले लेते हैं, इसका रेडियस ले लेते हैं स्मॉल r। स्मॉल r कैपिटल R से बड़ा है, क्योंकि ds विल बी द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द गॉसियन सरफेस, और स्फीयर का सरफेस एरिया कितना होता है 4 पाई r स्क्वायर, ठीक है। तो इट विल बी E इंटू 4 पाई स्मॉल r स्क्वायर इंटू q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। 4 पाई r स्क्वायर इधर ले जाओ तो इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, पहले लिख दिया फिर r स्क्वायर लिखा। Now this is nothing but it is kq upon r square, and kq upon r square is what? भाई kq upon r square is the electric field due to a point charge। ये तो पढ़ते थे हम, लेकिन ये तो स्फीयर की इलेक्ट्रिक फील्ड थी, ये पॉइंट चार्ज के बराबर आ गई। यहां से कंक्लूजन क्या निकला, यहां से ये कंक्लूजन निकला कि ये जो स्फीयर है इट इज बिहेविंग एज इफ द एंटायर चार्ज इज कंसंट्रेटेड एट द सेंटर। सेंटर पे सारा का सारा चार्ज कंसंट्रेटेड हो उसकी तरह बिहेव कर रहा है। कंसंट्रेटेड है नहीं चार्ज सेंटर पे, चार्ज तो पूरा सरफेस पे फैला हुआ है, बट इट्स बिहेवियर इज लाइक दिस। और कहां किन किन पॉइंट्स पे ऐसा बिहेवियर इसका रहेगा, जब भी हम स्फीयर से बाहर वाले पॉइंट की चर्चा करेंगे तो ऐसा लगेगा कि सारा का सारा चार्ज कहां कंसंट्रेटेड है, सेंटर पे है। समझ रहे बात को, ठीक है। तो अगर इसका बिहेवियर ऐसा है तो हम यहां से एक कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि पोटेंशियल आउटसाइड जब इनसाइड, जब जिस जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड एक पॉइंट चार्ज की वजह से kq बाई r स्क्वायर तो वहां पे पोटेंशियल क्या होगा, पॉइंट चार्ज की वजह से जैसा होता है। तो बिना इंटीग्रेशन के हम इसको कह सकते हैं इट इज kq बाई r, इट शुड बी लाइक दिस। समझ रहे हो बात को, ठीक है। अच्छा, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसको मैं आउट लिख देता हूं, आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। अब अगर मैं इस पॉइंट P को धीरे 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 करके सरफेस के ऊपर ले आऊं, सरफेस के ऊपर ले आऊं मतलब स्मॉल r को मैं कैपिटल R में कन्वर्ट कर दूं, तो मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द सरफेस क्या आ जाएगी, वो हो जाएगी kq अपॉन स्मॉल r की जगह कैपिटल R डाल दीजिए। इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द सरफेस इज दिस, ठीक है। अच्छा, अब पोटेंशियल ऑन द सरफेस क्या हो जाएगा, तो अगर मैं इसको धीरे 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 ऐसे ले आऊं तो स्मॉल r की जगह कैपिटल R, तो पोटेंशियल ऑन द सरफेस विल बी kq अपॉन कैपिटल R। पोटेंशियल ऑन द सरफेस ये हो जाएगा। बोलो बात समझ में आ रही? अच्छा,
अब जो है, अब बारी आती है अंदर की। ठीक है, अंदर अगर हम जाते हैं, जैसे ये पॉइंट हमने ले लिया पॉइंट पी, अब इनसाइड पॉइंट पे अगर हम गशियन सरफेस बनाते हैं, ऑफ कोर्स अब वो गशियन सरफेस की ये कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है कि गशियन सरफेस उस पॉइंट पी से गुजरना चाहिए जहां तुम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के इच्छुक हो। तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड यहां निकालना चाहते हैं तो गशियन सरफेस यहां से गुजरना चाहिए, और वो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के सिमेट्रिक भी होना चाहिए। तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन स्फेरिकल है तो स्फीयर ऐसे बनाना पड़ेगा। लेकिन जब हम ऐसा स्फीयर बनाएंगे तो अब अगर मैं आपसे पूछूं इस स्फीयर के अंदर चार्ज कितना है, कुछ भी नहीं है, चार्ज तो बाहर है। इसीलिए जब हम ये गॉस लॉ लगाएंगे, ठीक है, तो हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास आएगा क्लोज्ड इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट ds इज इक्वल टू 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स चार्ज एनक्लोज इज 0। तो बेसिकली जो हमारे पास नेट फ्लक्स आएगा वो एक्चुअली 0 आ जाएगा, क्योंकि इसके अंदर कुछ भी चार्ज है नहीं। ठीक है, तो यहां से नेट फ्लक्स 0 आ रहा है, यहां से हम ये इंटरप्रेट कर सकते हैं कि ई इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड इज एक्चुअली 0। अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी वो 0 होगी। ठीक है, एरिया 0 नहीं हो सकता, और एरिया तो कुछ ना कुछ होगा, एरिया वेक्टर तो कुछ ना कुछ होगा। और ऐसा भी नहीं है कि इलेक्ट्रिक फील्ड एरिया के परपेंडिकुलर है, ऐसा तो कुछ है ही नहीं। तो डेफिनेटली इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो 0 होगी। ठीक है, और हम इसको इस तरीके से भी समझ सकते हैं, जैसे अगर तो हम एकदम सेंटर की बात करें तो वहां पर तो आप कह सकते हो कि चारों तरफ से अलग अलग डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, तो सेंटर पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0। अगर हम इस पॉइंट की बात करें तो इस पॉइंट से अगर मैंने ऐसे करके ड्रॉ किया तो यहाँ पे जितने भी ये चार्जेस हैं इन सब की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे की तरफ होगी, और जो नीचे वाले चार्जेस है उन सब की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर की तरफ होगी। आप कहेंगे सर नीचे तो ज्यादा चार्जेस है, ऊपर तो चार्जेस कम है, लेकिन जो कम चार्जेस है उनके पास भी तो ज्यादा है, उनके पास भी ज्यादा है। इंपॉर्टेंट चीज क्या है, इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो अंदर 0 होती है वो होती है नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब इन सब चार्जेस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड 0। अगर हम यहाँ पे कोई छोटा सा चार्ज ले ले और सिर्फ उसकी वजह से यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड बोले, उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ होगी, डेफिनेटली होगी। एक इंडिविजुअल चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड डेफिनेटली होती है। लेकिन जब हम नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करते हैं गॉस लॉ में, तो वो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड जो है वो 0 है एक्चुअली। ठीक है, तो इंडिविजुअल चार्जेस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड तभी लेनी है जब क्वेश्चन में स्पेसिफिकली पूछा गया हो, अदरवाइज नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ही हमेशा दी जाती है। अच्छा, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड किसी रीजन में 0 हो, अब इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू माइनस dV बाई dr, इसका मतलब माइनस dV बाई dr 0 हो गया। डिफरेंशिएशन ऑफ व्हाट थिंग इज 0, कांस्टेंट। इसका मतलब जो पोटेंशियल है वो आपका होना चाहिए कांस्टेंट। पोटेंशियल कांस्टेंट होगा तो पोटेंशियल डिफरेंस 0 रहेगा, पोटेंशियल डिफरेंस 0 रहेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 रहेगी। ठीक है, अच्छा, इसका मतलब पोटेंशियल इज कांस्टेंट इनसाइड, इस स्फीयर के अंदर पोटेंशियल कांस्टेंट है, और स्फीयर के अंदर जो है इट इज अ 3 डायमेंशनल सरफेस, वॉल्यूम है ना बेसिकली। इसका मतलब स्फीयर के अंदर का जो पोर्शन है इट इज अ, जैसे हम वो बोलते थे ना इक्वी पोटेंशियल सरफेस, ऐसे ही हम एक टर्म यहां पे बोल सकते हैं, और वो है इक्वी पोटेंशियल वॉल्यूम। इक्विपोटेंशियल सरफेस ही नहीं होता, इक्विपोटेंशियल वॉल्यूम भी हो सकता है, इक्विपोटेंशियल पॉइंट्स भी हो सकते हैं, इक्विपोटेंशियल लाइन भी हो सकती है, तो वॉल्यूम भी इक्विपोटेंशियल हो सकता है। तो ये है इक्विपोटेंशियल वॉल्यूम का एग्जांपल क्या है, इट इज अ स्फीयर, हॉलो स्फीयर इन विच देयर इज नो चार्ज, उसके अंदर कोई चार्ज ना रखा गया हो, तो इक्विपोटेंशियल वॉल्यूम का एग्जांपल है। और ये पोटेंशियल होता किसके बराबर है, ये पोटेंशियल होता है पोटेंशियल ऑन द सरफेस, सरफेस के ऊपर जितना पोटेंशियल है, और सरफेस के ऊपर पोटेंशियल कितना है, इट इज kq अपॉन r। ठीक है, तो सरफेस के ऊपर जो पोटेंशियल है kq अपॉन r, ये उसके बराबर होता है। तो यहां पर हमने क्या किया, मैंने बिना इंटीग्रेशन के आपको पोटेंशियल यहां करा दिया। ठीक है ना, अब यहां पर जो है हम ग्राफ बनाएंगे, एक बनाएंगे हम इलेक्ट्रिक फील्ड का डिस्टेंस के साथ, और एक बनाएंगे हम पोटेंशियल का डिस्टेंस के साथ, ये 2 ग्राफ बनाएंगे। तो देखो डिस्टेंस हम लेंगे जी सेंटर से,
सेंटर से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। डिस्टेंस आर इज फ्रॉम द सेंटर। तो सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है? 0। कब तक 0 है? जब तक हम सरफेस से बाहर नहीं चले जाते। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ में पहले तो भैया वो 0 रहेगी। कब तक 0 रहेगी? जब तक आप सरफेस तक नहीं पहुंचते। सरफेस कितना है? कैपिटल आर डिस्टेंस पे, तब तक इलेक्ट्रिक फील्ड खत्म, 0। जैसे ही आप सरफेस पे पहुंचे, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो एकदम से सरफेस पे आपके पास ये थी कि क्यू अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर, इतनी थी। और उसके बाद सरफेस के बाहर, ऑफ कोर्स सरफेस के बाहर तो वो पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव कर रहा है, जो हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि क्यू अपॉन आर स्क्वायर, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर ऐसे डिक्रीज कर रही है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वेरिएशन इस तरीके से। अच्छा, पोटेंशियल का वेरिएशन, पोटेंशियल जो है जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 वहां पोटेंशियल कांस्टेंट। तो पहले पोटेंशियल रहेगा जी कांस्टेंट, इस तरीके से, ठीक है। पहले पोटेंशियल रहेगा कांस्टेंट। कहां तक रहेगा जी कांस्टेंट? जब तक आप यहां तक नहीं आते, स्मॉल आर इज इक्वल टू कैपिटल आर के बराबर नहीं पहुंचते, तब तक कांस्टेंट, ठीक है। अच्छा, कितना कांस्टेंट? के क्यू अपॉन कैपिटल आर, सरफेस के ऊपर जितना होता है। तो इक्विपोटेंशियल वॉल्यूम है अंदर, वहां पे पोटेंशियल कांस्टेंट रहेगा। उसके बाद जब बाहर आएंगे, ये बाहर वाले में तो वो पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव कर रहा है, बाहर का बिहेवियर तो वैसा है। तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर, शार्प पॉइंट आएगा यहां पर। शार्प पॉइंट मींस नॉट डिफरेंशिएबल, डिफरेंशिएबिलिटी नहीं होती, डिफरेंशिएट नहीं कर सकते इस पॉइंट पे। और यहां पर आएगा एकदम से ये ब्रेक डाउन, डिसकंटिन्यूस, ये ब्रेक हो गया यहाँ पे ग्राफ, ऊपर वाला ग्राफ ब्रेक हो गया, ब्रेक हो चुका है, नीचे वाले ग्राफ में एक शार्प पॉइंट आएगा। सारी बात समझ में, ठीक। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल का वेरिएशन विद डिस्टेंस जो है वो किस तरीके से होता है, ठीक है। अच्छा, अब देखो इस पे कोई छोटा मोटा क्वेश्चन करते हैं जरा। अब क्वेश्चंस जो आते हैं वो क्वेश्चंस, ये तो हो गई एक शेल, लेकिन क्वेश्चंस इस तरीके से आते हैं कि भाई हमारे पास कंसेंट्रिक शेल्स हैं, ठीक है। जैसे हमारे पास ये एक सेंटर है और ये एक शेल है, उसके बाहर फिर एक और शेल है, फिर उसके बाहर फिर एक और शेल है, 3 कंसेंट्रिक शेल्स हैं। ऐसे करके क्वेश्चन आएंगे। थ्योरी तो एक शेल की है ना, लेकिन पूछेंगे क्या? 2 या 3 कंसेंट्रिक शेल्स पूछेंगे। तो कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है, एक शेल का क्लियर है, तो 3 का भी हो जाएगा, ठीक है। मान लो ये सेंटर इज पॉइंट इज ओ, और इसका फर्स्ट का रेडियस है 1 मीटर, सेकंड का रेडियस है 2 मीटर और थर्ड का रेडियस ले लेते हैं 3 मीटर। इस तरीके से ले लेते हैं, इनका नाम रख देते हैं एबीसी, सबसे अंदर वाला ए, फिर बी, फिर सी, ठीक है। और इनके ऊपर जो चार्जेस हैं ऐसा ले लेते हैं, इसके अंदर वाले के ऊपर पॉजिटिव चार्ज 1 माइक्रोकूलम, और इस पे नेगेटिव चार्ज ले लेते हैं -2 माइक्रोकूलम, और इस पे पॉजिटिव चार्ज ले लेते हैं 3 माइक्रोकूलम। ठीक है। अच्छा, नाउ व्हाट इज आस्क्ड, लिखिए, फाइंड आउट द पोटेंशियल्स एट, find out the potentials at common center O and the potentials on the surface of each shell, and potentials on the surface of each shell. हर शेल के सरफेस पे पोटेंशियल भी निकालना है, जो कॉमन सेंटर O है वहां पे भी पोटेंशियल निकालना है। ये हो गया। अच्छा, इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। अच्छा, थोड़ा सा और क्वेश्चन में बदलाव लाते हैं। मान लो
हमारे पास यहाँ पे दो पॉइंट्स है, जैसे मान लो ये पॉइंट है पॉइंट एन, और ये सेंटर से 1.5 मीटर की दूरी पे है, और यहाँ पे कोई और पॉइंट ले लेते हैं एन, वो सेंटर से 2.5 मीटर की दूरी पे। तो लिखिए फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एम एंड एन। फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एम एंड एन। इस तरीके से क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कुछ, ठीक है, समझ रहे बात को, ठीक है। एम और एन ये दो पॉइंट्स हो गए। एक और पार्ट लिख लो इसका। what extra charge should be given to the middle shell? What extra charge should be given to the middle shell so that potential difference between m and n is zero? So that potential difference between m and n is zero. m और n यही पॉइंट्स है बस, ठीक है। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं, सरफेस चार्ज डेंसिटी पे भी क्वेश्चन बनते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो वो भी चलो देखेंगे बाद में। फिलहाल अभी इस क्वेश्चन में मैं आपको बस ये तीन चीजें सिखाता हूँ। देखो क्वेश्चन जो है यहाँ पर, ये जो शेल्स हैं इनमें ज्यादा क्वेश्चन आते हैं पोटेंशियल के कॉम्पोजिशन में, इलेक्ट्रिक फील्ड के नहीं आते। आप देखोगे बोर्ड में वो इलेक्ट्रिक फील्ड का आर्टिकल दिया हुआ है, पोटेंशियल के बारे में दिया नहीं है, बच्चा वहां कंफ्यूज हो जाता है, ठीक है। इसलिए मैंने आपको पोटेंशियल बता दिया है, और ज्यादा टेंशन वाली बात ही नहीं है। हमने क्या बोला, हमने सिर्फ एक बात को ध्यान में रखना है, बाहर पोटेंशियल कितना है, बाहर पोटेंशियल उतना है जितना कि एक पॉइंट चार्ज की वजह से होता है, अंदर पोटेंशियल कितना है जितना सरफेस के ऊपर होता है, ये सीखा ना हमने, ठीक है। बस अब जैसे पोटेंशियल एट पॉइंट ओ पे अगर हम पोटेंशियल की बात करें, ठीक है, तो पोटेंशियल एट पॉइंट ओ, क्योंकि पॉइंट ओ तीनों शेल्स के अंदरूनी पॉइंट है, तो दैट विल बी पोटेंशियल ड्यू टू शेल ए प्लस पोटेंशियल ड्यू टू शेल बी प्लस पोटेंशियल ड्यू टू शेल सी। और तीनों के लिए कौन सा पॉइंट है, अंदरूनी, उसका अंदर वाला पॉइंट है। ये बात समझ में आ रही है, ठीक है। और किसी भी शेल के, देखो ये जैसे ये शेल है, शेल के बाहर पोटेंशियल अगर डिस्टेंस आर है तो बाहर होगा के क्यू बाई आर, सरफेस के ऊपर कितना होगा के क्यू बाई कैपिटल आर, और अंदर भी इतना ही होगा, ये याद रखना, अंदर भी उतना होगा। तो ये पॉइंट ओ पे इसकी वजह से कितना होगा के इंटू 1 माइक्रो कूलम डिवाइडेड बाई इसका रेडियस कितना है अंदर वाले का 1, के क्यू बाई कैपिटल आर वाला फॉर्मूला लगा रहा हूं मैं, समझ गए बात सबको, ठीक है। प्लस दूसरे का होगा के इंटू -2 माइक्रो कूलम, उसका रेडियस कितना है 2, प्लस के इंटू +3 माइक्रो कूलम, उसका रेडियस कितना है 3। तो 2 से 2 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, यहां पे आ जाएगा के इंटू 1 माइक्रो कूलम माइनस के इंटू 1 माइक्रो कूलम, 2 से 2 कैंसिल हो चुका है, प्लस के इंटू 1 माइक्रो कूलम, ये माइनस माइनस कैंसिल, तो आपके पास आ जाएगा के इंटू 1 माइक्रो कूलम, के होता है 9 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 9 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -6, ये कैंसिल, तो ये आ जाएगा 9 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 3, 9000 वोल्ट। 9 इंटू 10 टू द पावर 3 कितना होता है 9000 वोल्ट हो गया। यहां तक समझ में आई बात, ठीक है। अच्छा, अब आते हैं हम पोटेंशियल ऑन द शेल ए, ठीक है। देखो जो शेल ए है, उस शेल ए के ऊपर कोई भी पॉइंट ले लो, ये इसका नाम ही ए रख दो, ये इस शेल के सरफेस के ऊपर है, दूसरे के अंदर वाला पॉइंट है, तीसरे के भी अंदर वाला पॉइंट है। तो एक्चुअली जब हम पोटेंशियल लिखेंगे V1 प्लस V2 प्लस V3 लिखेंगे, तो पहले वाले के सरफेस के ऊपर है, सरफेस के ऊपर और अंदर तो बराबर ही होता है, तो बेसिकली यही आएगा के इंटू 1 माइक्रो कूलम अपॉन 1, और बाकी दो का तो सेम ही रहेगा। क्यों रहेगा सेम, क्योंकि बाकी दो के तो ये अंदरूनी पॉइंट है, पिछले वाले केस में भी तो ओ पॉइंट भी तो बाकी दो के लिए अंदरूनी पॉइंट था। तो बेसिकली अगर आप देखोगे आंसर सेम आने वाला है, माइनस के इंटू 2 माइक्रो कूलम अपॉन 2 प्लस के इंटू 3 माइक्रो कूलम अपॉन 3। आंसर मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूं, 9000 वोल्ट आ जाएगा ये फिर से। डेफिनेटली आना भी चाहिए था, क्योंकि पॉइंट ओ से ए के बीच में इक्विपोटेंशियल वॉल्यूम है, पोटेंशियल तो सेम ही रहेगा, डिस्टेंस तो बदला, लोकेशन तो पॉइंट की बदली है, लेकिन पोटेंशियल नहीं बदलेगा भाई,
पोटेंशियल तब बदलेगा जब हम पॉइंट बी पे आएंगे। अब कुछ बदलाव पक्का होने वाला है। तो जब हम पॉइंट बी के पोटेंशियल की बात कर रहे हैं तब बदलाव, अच्छा बदलाव क्यों होगा? बदलाव इसलिए होगा क्योंकि पॉइंट बी जो है वो अंदर वाले शेल के बाहर आ चुका है। तो अब ये वाला फॉर्मूला के क्यू बाई स्मॉल आर वाला लगेगा, समझ रहे हो बात को? तो V1 प्लस V2 प्लस V3 लिखते हैं। V1 का मतलब है सबसे अंदर वाली शेल की वजह से पोटेंशियल। तो अंदर वाली शेल से तो ये बाहर जा चुका है ये पॉइंट, तो उसमें फॉर्मूला लगेगा के क्यू बाई स्मॉल आर। स्मॉल आर डिस्टेंस क्या होगा? उसके सेंटर से ये बी पॉइंट तक का डिस्टेंस कितना है? वो है 2। तो ये हो जाएगा k इंटू 1 माइक्रोकूलम डिवाइडेड बाई 2। V2 और V3 अभी भी सेम रहेंगे। क्यों रहेंगे V2? क्योंकि V2 क्या है? वो तो आपके पास सेकंड के सरफेस के ऊपर, ये तो सेकंड के सरफेस के ऊपर तो के क्यू बाई कैपिटल आर ही होगा, ठीक है। तो बेसिकली V2 क्या होगा? k इंटू -2 माइक्रोकूलम डिवाइडेड बाई 2, और V3 तो सेम रहेगा क्योंकि k इंटू 3 माइक्रोकूलम डिवाइडेड बाई 3, क्योंकि वो पॉइंट सबसे बड़े वाले के तो अंदर वाला पॉइंट ही है। तो अब देखो 2 से 2 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, तो ये लास्ट की दो टर्म्स तो कैंसिल ही होगी, क्योंकि ये क्या बना? माइनस k इंटू 1 माइक्रोकूलम प्लस k इंटू 1 माइक्रोकूलम, ये दो तो कैंसिल ही होगी लास्ट की दो टर्म्स। फर्स्ट टर्म ही बची सिर्फ, तो वो कितनी है? k की वैल्यू है 9 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 9 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -6 अपॉन 2। ये कैंसिल, यहाँ पे 3, 9000 बाई 3 इज 4500 वोल्ट, 4500। बात समझ में आ रही है? बहुत सिंपल है, मतलब ठीक है। इस पोटेंशियल इज अ स्केलर क्वांटिटी, सीधा ऐड कर देगा। बस ये देखो कि वो पॉइंट उसके सरफेस पे है, सरफेस से बाहर है कि सरफेस के अंदर है। सो हनी ठीक है? चलो अब हम पॉइंट सी भी निकाल लेते हैं फिर। पॉइंट सी जो है वो यहां पर ये जो सर ये हमारा ए बी और सी, ये था यहां पे लिखा था हमने सी। अब पॉइंट सी में भी बदलाव आएंगे, क्योंकि पॉइंट सी जो है वो फर्स्ट और सेकंड शेल का तो बाहर वाला पॉइंट है, सिर्फ थर्ड शेल के ऊपर वाला पॉइंट है। तो B1 में भी बदलाव आएगा, B2 में भी बदलाव आएगा, B3 में कुछ भी बदलाव नहीं आएगा, उतना ही रहने वाला। तो क्या बदलाव आएंगे B1 और B2? अब हम उस हिसाब से लेंगे कि आउटसाइड पॉइंट है, तो k इंटू 1 माइक्रोकूलम डिस्टेंस कितना है? 3, प्लस k इंटू 2 माइक्रोकूलम डिस्टेंस कितना है? -2 माइक्रोकूलम डिस्टेंस है 3, प्लस k इंटू 3 माइक्रोकूलम डिस्टेंस, यहाँ पे भी 3 है। इसमें कैलकुलेशन में पहले 3 एलसीएम ले लो, तो ऊपर आ जाएगा k इंटू 1 माइक्रोकूलम माइनस 2k इंटू 1 माइक्रोकूलम, 2 मैंने बाहर लिया है, प्लस 3k इंटू 1 माइक्रोकूलम। तो थोड़ा सा सॉल्व करने में आसानी हो जाएगी आपको, कैलकुलेशंस देख सकते हो आप। 3 माइनस 2 इज 1, 1 प्लस 1 इज 2, तो ये आ जाएगा 2k इंटू 1 माइक्रोकूलम अपॉन 3, ऐसे करके थोड़ा सा कैलकुलेशन वाइज, ठीक है ना। बाकी कैलकुलेशन तो आप खुद भी कर सकते हो। ये आ जाएगा 2 इंटू k की वैल्यू है 9 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 9 माइक्रो का है 10 टू द पावर -6 अपॉन 3, 3 से 3 कैंसिल, 3 आ गया, -6 से ये कैंसिल, यहाँ पे 3 आ गया, पावर में भी 3 आ गया, 3 टू द 6, 6000 आ रहा है ना, 6000 आ रहा है, ठीक है। तो दिस इज कमिंग आउट एज 6000 वोल्ट, 6000 वोल्ट आ गया। अब ये तो सरफेसेस के ऊपर वाली बात होगी। अब M और N पे पूछा है, ठीक है। तो अगर हम पोटेंशियल एट पॉइंट M की बात करें, पॉइंट M किस किस के अंदरूनी है? B और C के अंदर वाला पॉइंट है, A के बाहर वाला पॉइंट है। तो A के लिए लगेगा K इंटू 1 माइक्रोकूलम डिवाइडेड बाय स्मॉल r आएगा 1.5। B के अंदर वाला है तो B के लिए लगेगा K इंटू -2 माइक्रोकूलम डिवाइडेड बाई 2। C के भी अंदर वाला है तो ये लगेगा K इंटू 3 माइक्रोकूलम डिवाइडेड बाई 3। तो लास्ट की 2 टर्म्स, 3 से 3 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, तो यहां माइनस है वहां प्लस है, तो लास्ट की 2 टर्म्स तो कैंसिल ही होगी, फर्स्ट टर्म ही बची सिर्फ। आर यू अंडरस्टैंडिंग कैलकुलेशंस को, है ना। तो आसान होती है कैलकुलेशंस, है ना। अगर आप थोड़ा सा स्मार्टली वर्क कर रहे हो तो कैलकुलेशंस विल नॉट बी वेरी बिग थिंग फॉर यू। 10 को -6 से कैंसिल, यहाँ पे 3 आ गया, 15 6 द 90, 1.5 6 द 9 आ जाएगा। तो ये 9
6000 ये आ जाएगा 6000 वोल्ट, ये 6000 वोल्ट आ जाएगा। वी एन पोटेंशियल एट पॉइंट एन, ये लास्ट निकालता हूं, बाकी आपने होमवर्क में कर लेना जो भी इसका पार्ट बचेगा, क्योंकि टाइम हो गया ना, ठीक है, तो फटाफट से निकाले। पॉइंट एन किसके लिए है? इन दोनों के बाहर वाला पॉइंट है और इसके अंदर वाला पॉइंट है। तो जिसके बाहर वाला पॉइंट और डिस्टेंस कितना है सेंटर से 2.5, तो k इंटू 1 माइक्रो कूलम डिवाइडेड बाई 2.5 प्लस k इंटू -2 माइक्रो कूलम डिवाइडेड बाई 2.5, और सबसे बाहर वाले के अंदर वाला है तो k इंटू 3 माइक्रो कूलम डिवाइडेड बाई 3, 3 से 3 कैंसिल, यहाँ पे 2.5 एलसीएम ले लो, तो k इंटू 1 माइक्रो कूलम एंड माइनस, तो ये माइनस k इंटू 1 माइक्रो कूलम डिवाइडेड बाई 2.5 प्लस k इंटू 1 माइक्रो कूलम, कैसे आ जाएगा? अब थोड़ा सा इसको सॉल्व कर लो। -9 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 9 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -6 अपॉन 2.5 प्लस 9 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 9 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -6, ये कैंसिल, यहाँ पे 3 बचा, ये कैंसिल, यहाँ पे 3 बचा, तो यहां पर अब कितना आएगा जी? इसको मिटा देता हूं, यहां पे आ रहा है 9000 अपॉन 2.5, तो माइनस 9000 अपॉन 2.5 प्लस 9000, तो इसमें भी 2.5 का पॉइंट ऊपर लेगा तो 90,000 अपॉन 25 प्लस 9,000, 25 5 5 25 5 18 जा, और 3 0 ऐसे कैसे आएंगे? 5 1 5 5 3 15 3600, तो ये आ रहा है आपके पास 9000 माइनस 3600, कितना आ रहा है? 5400 वोल्ट। लेकिन उन्होंने पोटेंशियल डिफरेंस पूछा था ना इस पार्ट में, ठीक है ना, तो उन्होंने क्या पूछा था? Vm माइनस Vn, तो हमने Vm भी निकाला, Vn भी निकाला, तो Vm कितना था? 6000 माइनस 55,400, तो एक्चुअली इट इज कमिंग बाय 600 वोल्ट आ रहा आंसर हमारा। आंसर इज 600 वोल्ट, क्योंकि उन्होंने पोटेंशियल डिफरेंस पूछा है। अब लास्ट पार्ट आपने खुद करना है, फिर मुझे बताना है। लास्ट पार्ट में ये है कि बीच वाले को जो कि -2 माइक्रो कूलम है, उसमें तो -2 माइक्रो कूलम तो पहले से है, अब हम एक्स्ट्रा चार्ज और कितना डाले उस पे, पॉजिटिव डाले नेगेटिव डाले, कितना डाले, ताकि Vm माइनस Vn 0 हो जाए, मतलब M और N के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस 0 हो जाए, मतलब M और N सेम पोटेंशियल पे हो जाए, इक्वी पोटेंशियल पॉइंट्स बन जाए। किसी भी तरीके से पूछा जा सकता है, कर लोगे? ठीक है ना, इसको करना, ये चीज पूछी जाती है कॉम्पिटिशन में, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। दैट्स ऑल फॉर टुडे।